नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर हमारे और आपके बीच होने वाला है। मुद्दा यह है कि हम तो न्यू नॉर्मल की स्थिति में आ गए हैं। न्यू नॉर्मल यानी ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति ही हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। जो भी दुश्मन अब हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका वही हाल होगा जो इन दिनों बीते दिनों में पाकिस्तान से जो तस्वीरें आई वही हाल होने वाला है। पाकिस्तान को लेकर हमारी नीयत और उसकी नियति हमने तय कर दी है, लेकिन कुछ और भी है जो तय करना बाकी है। और वो ये कि अब हमें ये भी देखना, समझना और परखना होगा कि दुश्मन का दोस्त भी हमारे लिए अब दुश्मन ही होने वाला है। आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ये आवाज सरकार या सेना ने नहीं उठाई, ये आवाज देश ने उठाई है। देश के 140 करोड़ लोगों ने उठाई है और साफ तौर पर कहा है कि उनका भी बहिष्कार करो जिन्होंने आतंकी पाकिस्तान का समर्थन किया, उसका साथ दिया, उसको आर्म्स मुहैया कराए, उसको ड्रोन्स मुहैया कराए, उसको ट्रेनिंग दी और कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के आतंकियों का आधार बना। और यही वजह है कि तुर्की और अजरबैजान को लेकर, उसके विरोध को लेकर हमारे देश में आवाज बुलंद हो रही है। खुद से ही भारतवासी आगे आ रहे हैं और तुर्की और अजरबैजान जो कभी एक बहुत ही पसंदीदा डेस्टिनेशन हुआ करता था घूमने के लिए, एक के बाद एक पर्यटक, सैलानी, यहां के लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, अब तुर्की से ना तो कोई पर्यटन का संबंध होगा, ना तो कोई व्यापारिक संबंध होगा, और तो और ये भी कहा जाने लगा है कि ह्यूमन ग्राउंड पर, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर, मानवता के आधार पर 2023 में हमने जो तुर्की की मदद की थी, जब तुर्की में भीषण भूकंप आया था, याद होगा आपको, भारत वो सबसे पहला देश था जिसने ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से तुर्की की मदद की थी। लेकिन अब ऐसे देशों के साथ दोस्ती के कोई मायने नहीं निकलते और इसीलिए अब ऐसे देशों को भी दोस्त नहीं, दुश्मन की श्रेणी में रखने की जरूरत आन पड़ी है। यह आवाज देश से उठ रही है। यह आवाज देश से ऐसे समय में उठ रही है जब देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने, भारतीय वायुवीरों ने आतंकियों का पूरी तरह से खात्मा करने का जो प्रण लिया है, जो संकल्प लिया है, उसमें वो आगे बढ़े, लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति हुई। न केवल आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, बल्कि उन पाकिस्तानी फौज के ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया जहां से इन आतंकियों को खाद्य पानी मिल रहा था। और इसके बाद जरूरत आन पड़ी उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जो पाकिस्तान को खाद्य पानी दे रहे थे। यही वजह रही कि आज कुछ बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स का जो अकाउंट है, एक्स अकाउंट, उसे बैन कर दिया गया है। तुर्की के टीआरटी का भी सीधे तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिया गया है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक व्यापारियों ने यह ठान लिया है कि अब सेब की मिठास तुर्की से नहीं आएगी, वहां तो अब सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की कड़वाहट ही भेजी जाएगी। और यही वजह है कि सारे व्यापारिक संबंध खत्म करने के लिए व्यापारियों ने दृढ़ संकल्प ले लिया है। देश में लगातार अगर आप देखें तो जितने भी पर्यटन को बढ़ावा देने वाले जो साइट्स हैं, आप उन पर जाकर देखिए कि किस तरीके से धड़ाधड़ 30 से 32% गिरावट आ गई है। पर्यटकों ने, लोगों ने, सैलानियों ने तुर्की और अजरबैजान जाने के लिए मन खत्म कर लिया है। बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। 2023 की अगर बात करें, कुछ आंकड़े इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। तुर्की की बजाय अब लोग ग्रीस जाना पसंद करेंगे, लेकिन तुर्की जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि तुर्की तो अब दुश्मनों की श्रेणी में है। अजरबैजान से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, तेल का व्यापार होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब देश ये कह रहा है कि अब इन दोनों देशों से संबंधों की समीक्षा का वक्त आ गया है। आप यकीन मानिए कि तुर्की और अजरबैजान ये दो ऐसे देश हैं जहां की पूरी अर्थव्यवस्था ही
पर्यटन पर टिकी हुई है। और वो पर्यटन सबसे ज्यादा अगर देखें तो भारत से वो पर्यटन सबसे ज्यादा उन्हें मिलता रहा है। 2024 में अकेले अगर बात कर लें तो 3.5 लाख से ज्यादा भारतीय इन दो देशों में गए और 4,000 करोड़ कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा का फायदा इन दोनों देशों को करा गए हम भारतीय। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे ही पीठ पर खंजर भोंक दिया। इनकी जीडीपी, तुर्की की बात करें तो जीडीपी का 10% हिस्सा और अजरबैजान की 12% जो हिस्सा है वो भारत से ही सेटल होता है। लेकिन इन देशों ने इस बात को भी नजरअंदाज किया। तुर्की जो मुस्लिम देशों का नेता बनना चाहता है, यही वजह रही कि वो पाकिस्तान के साथ जाकर सीधा खड़ा हो गया। और ऐसे में अब ये आवाज उठना स्वाभाविक भी है कि पाकिस्तान हमारा सीधा दुश्मन है, तो क्यों ना अब यह भी तय कर लिया जाए कि वो मुस्लिम देश जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं वो भी दोस्ती के लायक नहीं, वो भी दुश्मनों की श्रेणी में ही आ जाने चाहिए। तो जो आवाज उठ रही है तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार करो, ये किस तरीके से न्यू नॉर्मल का हिस्सा होने वाली है, आज इसी पर हम खुलकर बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि सीज फायर हो चुका है, भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ है, अमेरिका ने जितनी चौधराहट दिखानी चाही थी हमने उसकी ट्रंप की बातों की भी पोल खोलकर रख दी है। भारत अपनी शर्तों पर आगे चल रहा है और उन्हीं शर्तों को आधार बनाकर नई समीक्षा करने का वक्त आ गया है। नई विदेश नीति जिसके बारे में लगातार चर्चाएं होती है, क्या उसमें भी कुछ और बदलाव करने की जरूरत आन पड़ी है? ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आज हम रण क्षेत्र में खुलकर बात करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वो रिपोर्ट दिखा देते हैं जो आपको बताने वाली है कि सीज फायर के बाद से कैसी और क्या स्थिति बनी है और भारत अपनी ताकत से, भारत अपनी शक्ति से किस तरीके से पाकिस्तान को पस्त करने में पूरी तरह से कामयाब हुआ है। और ऑपरेशन केलर जो हमने जारी रखा हुआ है आतंक के खिलाफ, उससे हमने कितने आतंकियों को ढेर किया, ये तमाम बातें समेटती हुई आज की ये रण क्षेत्र की रिपोर्ट। कश्मीर के शोपियां की धरती आज लहूलुहान है, लेकिन ये लहू हमारे शूरवीरों का नहीं, उन दुश्मनों का है जो भारत माता के खिलाफ साजिश रचते आए थे। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये पाकिस्तान की छाती पर लिखा गया भारत का वो संदेश है जो अब गोली की भाषा में दिया जा रहा है। लश्कर तैयबा के गद्दारों के लिए आज कोई पनाह गाह नहीं बची है। जिनके हाथ हमारे मासूमों के खून से रंगे थे, अब उनकी लाशें खुद गवाह बन चुकी हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की गूंज ने पाकिस्तान की सियासी और फौजी नींव हिला दी, तो दूसरी तरफ देश के प्रधान सेनापति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। ऑपरेशन के बाद कैबिनेट की तत्कालिक बैठक ये दिखाती है कि ये सरकार सिर्फ जवाब नहीं देती, ये हिसाब बराबर करती है। और सबसे बड़ी जीत 20 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में फंसे बीएसएफ जवान पीके शौक की सुरक्षित वापसी से भी मिली। ये दिखाता है कि भारत अब अपने सैनिकों को सिर्फ सलामी नहीं देता, बल्कि हर कीमत पर उनके साथ खड़ा रहता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान लाता भी है। आज राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाध्यक्षों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इस ऐतिहासिक ऑपरेशन की जानकारियां साझा की गई। ये मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, ये उस विजय का प्रमाण है जिसने दुश्मन के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। इससे पहले MEA यानी भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान ने साफ चेता दिया कि पाकिस्तान को POK खाली करना ही होगा। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने
का है। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान के झूठे मुंह पर करारा तमाचा मारा था। हिंदुस्तान के एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की बात करने वाले पाकिस्तान के दावे को पीएम मोदी के पीछे दिख रहे MiG-29 और S-400 ने बिना कुछ कहे ही फर्जी बता दिया। भारतीय जवानों के बीच पीएम मोदी की ये तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी खूबसूरत तस्वीरों में से एक थी। तो पीएम मोदी ने भी बता दिया कि नया भारत सिर्फ खून का बदला खून से नहीं बल्कि आतंक की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करके लेता है। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। याद होगा आपको, डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग में भी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी गई थी। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल ए.के. भारती ने रामायण की चौपाई के जरिए स्पष्ट कर दिया था कि अब सिर्फ शांति की अपील नहीं, अब निर्णायक कार्रवाई करेगा हिंदुस्तान। क्या संदेश दिया जा रहा है? तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। तो सुन ले पाकिस्तान और सुन ले उसके तमाम आतंकी सरपरस्त, ये 1947 या 1965 वाला भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है जो घर में घुस कर मारता है, जो अपने जवानों को खोता नहीं वापस लाता है और जो कूटनीति नहीं गोली से जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि अब सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, अब बदला मिलेगा, वो भी ऐसा कि दुश्मन अपनी कब्र खुद खोदेगा। जो भारत के खिलाफ साजिश रचेगा वो अब जिंदा नहीं बचेगा। तुर्की के TRT चैनल पर भारत का प्रतिबंध, क्योंकि वो पाकिस्तान की झूठी कहानी को परोस रहा था। TRT बैन और तुर्की चीन के सामानों के बहिष्कार ने भी साफ कर दिया है कि जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा वो खुद गिरा हुआ मिलेगा। भारत का संदेश अब पूरी दुनिया के लिए साफ है कि दुश्मन का दोस्त भारत का दुश्मन है। ये नया भारत है जहां तिरंगा सिर्फ लहराता नहीं गरजता भी है, और जब गरजता है तो दुश्मनों की सरकारें हिल जाती हैं, सरहदें कांप जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नया भारत है और जब नया भारत आगे बढ़ता है तो वो होता है जो दुनिया ने इस वक्त देख लिया है। समय आ गया है कि न केवल पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान को खाद पानी देने वाले उन तमाम देशों के साथ संबंधों की समीक्षा की जाए जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो बीते दिनों परिस्थिति बनी उसमें पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। आइए इसी की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जो खास पैनल जुड़ रहा है, बिना समय गवाए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट सोमशेखर सर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल JK बंसल सर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर, जय हिंद। और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन VN झा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत है। मैं सोम सर आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों में दुनिया के सामने ये आ चुका है कि तुर्की और अजरबैजान ये दो ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं। तो क्या ये वक्त आ गया है कि भारत को इन दोनों देशों के साथ संबंधों की समीक्षा शुरू कर देनी चाहिए? इसे है हमको इस बात को थोड़ा संयम से लेना चाहिए। ऐसा है, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी टाइम से है, काफ़ी क्लोज रिलेशंस है। अजरबैजान का भी मतलब इनके साथ रिलेशंस अच्छा ही है पाकिस्तान के साथ। हमारे तुर्की और इंडिया के बीच में ट्रेड करीब $4 बिलियन का है, करीब 2 बिलियन का इम्पोर्ट्स है और 1.5 बिलियन से ऊपर जो है एक्सपोर्ट्स वाला। तो ऐसा है कि तुर्की जो है काफ़ी आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है उनके जो ड्रोन्स, उनके मिसाइल्स, उनके
काफी कुछ चीजें पाकिस्तान को दे रहे थे जो ये हमारे नोटिस में है, और इसके लिए हम इंडिया जो है क्या कर सकता है। ये बिल्कुल मान के चलिएगा कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको काफी क्लोजली मतलब जो है निरीक्षण कर रहे हैं, काफी क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं ये उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं अभी। हम इसमें ये देखना चाहिए कि एकदम जल्दी में हम रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और हमको देखना चाहिए कि क्या है उनका जो उधर से तुर्की से हमारे इम्पोर्ट्स वगैरह में कुछ मशीनरी वगैरह के इम्पोर्ट्स है, कुछ मिनरल ऑयल्स, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम तुर्की से इम्पोर्ट करता है। बट लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई इतना जरूरी चीज़ें हैं कि हम उसको उनके मतलब तुर्की के बगैर हम हमारा इंडस्ट्री हमारे उसमें कोई नुकसान होगा, ऐसे कुछ नहीं है। तो अगर ट्रेड रिलेशंस हम थोड़ा धीम गति से ले जाना हो तो हम कर ही सकता है। और दूसरी बात है कि क्या हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस में क्या चेंज लाना चाहेंगे, क्या स्टाफ वगैरह कम करने के बारे में सोचेंगे। उस स्टेज में हम नहीं पहुंचा है अभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में वॉच कर रहे हैं, और हम गवर्नमेंट जो है उसके एक मेथोडिकल वे में जैसे हमारा एक प्रोफेशनल अप्रोच में हम आगे बढ़ेंगे। एक अप्रोच के साथ तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बंसल सर देखिए सेंटिमेंट्स बहुत आए, और इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत है आपके पास भी आ रही हूँ, बहुत स्वागत है आपका भी। बंसल सर, सवाल ये है कि देखिए इस समय सेंटिमेंट्स बहुत आए हैं यहाँ पर, जैसा कि अभी सोमशेखर जी ने कहा भी कि थोड़ा सा अप्रोच भारत सरकार आगे देख रही है, वेट एंड वॉच की स्थिति में। भारत सरकार क्या करती है, क्या करेगी, इससे अलहदा, इससे अलग देश ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और जिसको मैं कह रही थी कि न्यू नॉर्मल, हम इसे भी न्यू नॉर्मल माने कि सीधे तौर पर देश अब उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है जो हमारे खिलाफ होते हैं। एक बात जो प्रधानमंत्री ने बीते दिनों कही कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तान तो खुलकर टेररिस्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीते दिनों हमने तुर्की को देख लिया। अगर तुर्की के ड्रोन से अटैक किया जाता है तो फिर हम क्यों ना कहें कि तुर्की भी एक आतंकवादी देश है जो आतंक को खाद पानी दे रहा है। तो फिर ट्रेड और टेरर एक साथ कैसे चलेगा? बंसल सर, देखिए आपकी बात बिल्कुल बेहतर है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि एक तो जनता के सेंटिमेंट्स होते हैं और उनका एक्शन होता है जो उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है कि भाई अब वहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं जाएगा। जो किसी भी विदेश की नीति जो है, वैसे सोम साहब अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन विदेश नीति जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। जनता तो सच बिल्कुल एकदम फ्री है जो चाहे करे। तो हमारा जो दूसरा एक पॉजिटिव अप्रोच रहती है। आप देखिए तुर्की को आज से नहीं, पहले से पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है और वो कश्मीर के मामले में उनके फेवर में बोलता रहा है। लेकिन जब भी फरवरी 2023 में उनके यहाँ जब भूचाल आया था तो हमने अपना हॉस्पिटल आर्मी एएमसी का गया था और इतना उनका ख्याल किया कि जब हमारे लोग वापस आ रहे थे वहाँ से तो उनके आंखों में आंसू थे। अब रही इस बात की कि जो आपने कहा कि ये क्या होता है कि वो उनको हथियार बेचते हैं। हथियार बेचने के साथ साथ जो बेच रहे हैं वो तो बेचेगा ही हथियार, तो हथियार बेच रहे हैं तो उसको आप उस कैटेगरी में इतना एकदम से कोई एक्शन नहीं ले सकते, जो कि पाकिस्तान के साथ में एक्शन लिया जा रहा है। अभी जैसे उसको सोचा जाएगा कि हमारा कितना फायदा कितना नुकसान है, और वो आंकलन जो है विदेश मंत्रालय और जो हमारे डिप्लोमेसी है वो करेगी। इसके बारे में जनता के जो सेंटिमेंट है उनको ध्यान में तो रखा ही जाएगा, रखा जाता है, और जनता ने अपना एक्शन ले लिया। जहां तक रहा पाकिस्तान ने जो सजा जो किया है उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सीधा कह दिया है कि अगर न्यू नॉर्म्स हो गया है, अगर आतंकवादी हमला होता है तो सिंदूर की तरह से ऑपरेशन होगा, आप बिल्कुल एकदम जो है अंदर जाके घुस के। दूसरा सबसे बड़ा बात जो कही है कि जो आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आड़ में जो आतंकी पाले हैं वो अब सहन नहीं सहा जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये कही है कि हम अब पाकिस्तान की जो दहशतगर्द प्रस्ती टेररिस्ट प्रस्त जो गवर्नमेंट है उसको हम अलग नहीं मानेंगे, वो टेररिस्ट स्टेट है। कहने का मतलब ये है अगर अब भारत में कोई टेररिस्ट का हमला होता है जो पाकिस्तान नहीं करेगा, उसको अच्छा सबक मिल गया है, तो वो ये माना जाएगा तो वो सीधे एकदम अटैक करेंगे हम जो उनकी गवर्नमेंट के ऊपर भी, क्योंकि अभी ये क्लियर कर दिया गया। अभी तक तो हमने सिर्फ टेररिस्ट के ठिकानों ही के ध्वस्त किया था, उनकी आर्मी की यूनिट पे नहीं किया, उनके ISI पे नहीं किया, उनके किसी और एसेट पे नहीं किया। हालांकि
जब उन्होंने हमारे पास ऊपर में हमारे 10-11 शहरों पे 15 शहरों पे किया, तब हमने उनके 11 ठिकाने बिल्कुल अच्छे से नस्ते नाबूद कर दिए है। और उनकी पोल खुल गई है कि उनके जो HQ-9 या HQ-16 जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनकी पोल खुल गई है। उनकी जो PL-15 मिसाइल जो चाइना ने ये सब कुछ दिया हुआ था वो बिल्कुल फिश हो गई है, ऐसे उसको कुछ नहीं हुआ। और तो और जो उनकी फतेह 2 मिसाइल जिसको उन्होंने जो भेजा था पाकिस्तान की पोल खुली, और पाकिस्तान के साथ साथ अगर हम कहें तो चीन, तुर्की और अजरबैजान की भी पोल खुली गई। हालांकि आपने ठीक कहा, लेकिन वीएन झा सर आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं होती है कि जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो उसको बहुत ध्यान में जरूर रखा जाता है, लेकिन वो बहुत प्रायर उस पर नहीं रखा जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर हमें होनी होगी कि जो परिस्थिति बनी उस परिस्थिति में तुर्की ने एहसान फरामोशी दिखाई है। हम ऑपरेशन दोस्त के तहत आगे बढ़ रहे थे। तुर्की अगर आज ये कहे कि हम तो भाई सिर्फ व्यापार कर रहे थे और व्यापार के मद्देनजर हम ड्रोन्स भेज रहे थे, तो ये कहकर तो नहीं बच सकता है वो, क्योंकि वो तुर्की को भी ये क्लियर करना होगा कि वो ड्रोन्स किसे बेच रहा था, किस देश को बेच रहा था, और उस देश ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अपने ऊपर ले लिया। ये फौज और सेना की लड़ाई थी ही नहीं, ये तो आतंक के विरुद्ध हमारी लड़ाई थी। और अगर पाकिस्तान इतना सच्चा था और वो ये कह रहा था पहले कि हम ही बहुत ज्यादा पीड़ित है, तब तो उसे इस लड़ाई में कूदना नहीं चाहिए था, लेकिन वो कूदा। और उसके बाद तुर्की के ड्रोन से ही अटैक करना, तो कहीं ना कहीं से हमें संबंधों की समीक्षा पर थोड़ा सा तो आगे कदम बढ़ाना ही होगा। वीएन झा सर। लावनी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। देखिए, सोमशेखर जी और बंसल जी सज्जन लोग हैं। मतलब ये सज्जनता के परिचायक हैं। मैं उतना सज्जन नहीं हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है तो उसके साथ दुश्मनी बरतो, और इसका एक बहुत आधुनिक स्वरूप डोनाल्ड ट्रंप ने दिया हुआ है। आप याद कीजिए, जब गलवान हुआ था तो हमने भारतीय लोगों ने चीन से जो अपनी ट्रेड थी यहाँ के पर्सनल लेवल पे, पर्सनली इंडिविजुअली उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन भारत सरकार ने एक सज्जनता दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम तो WTO से बंधे हैं, तो हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी ट्रंप का अप्रोच देखिए, उन्होंने कहा WTO की ऐसी की तैसी, गैट की ऐसी की तैसी। उसने क्या क्या नहीं किया आज, और सब लोग चुप हैं। WTO भी चुप है, गैट भी चुप है, और UN तो बिल्कुल मुंह में वो स्टिचेस लगे हैं उसके। तो देखिए, सज्जनता आप दिखाइए, जहां भी आपको जरूरत पड़ती है सज्जनता दिखाइए, लेकिन ऐसे जगह में आपने भी थोड़ी सी वो पर्दा डाली है, वो तुर्की को थोड़ा सा ठंडा किया हुआ। देखिए, मैं आपका बहुत स्ट्रांग फॉलोअर रहा हूं, क्योंकि आप खुद के छेद एक एक जड़ जो है वो निकाल के जो वायरिंग पार्टी है उसको सामने में रखते हैं, और मुझे इससे बहुत खुशी होती है। देखिए, तुर्की का इंडिया के प्रति जो ये घृणा है, ये इस तरह का जो रुख है, वो आज का नहीं है। आज से 3-4 साल पहले अब चले जाइए, UN जनरल असेंबली में जो उसने टॉप दिया था, बिल्कुल कहा था वो पाकिस्तान के साथ में, जबकि पाकिस्तान को हमने कहा था कि पाकिस्तान की घृणा इंडिया सेंट्रिक है, लेकिन फिर भी तुर्की जाके उसके साथ में खड़ा हुआ था। और उसके ऐसे जो वक्तव्य हैं बार बार टाइम एंड अगेन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आते रहे हैं। तो ये हुआ तुर्की। दूसरा, तुर्की का जो रेडिकल इस्लामिक फेस है वो उजागर है विश्व के सामने में। आपको याद है, अभी थोड़ी दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, जब अजरबैजान ऑस्ट्रिया के खिलाफ में लड़ रहा था, तो तुर्की के संयंत्र, तुर्की के जिहादी, ये लोग आके अजरबैजान के साथ में लड़ रहे थे, और यहीं पे पाकिस्तानी जिहादी भी अजरबैजान में थे। अगर उन दिनों को आप पेपर खंगालिए, मैंने एक आर्टिकल लिखी थी कि किस तरह से ये चोर मोसेर भाई जो हो रहा था, ये चीज जग जाहिर था। तो आज के दिन में जब हमारे पास में, जब हमारी जनमानस अभी जाग रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप स्ट्रांग बने। सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म क्यों, जितने भी क्षेत्र हैं जहां पे कि आप तुर्की को हर्ट कर सकते हैं, और सिर्फ तुर्की नहीं, तुर्की के साथ साथ वो सारे स्टेट जो हमारे खिलाफ खड़े हो गए थे। अब चीन को भी इसमें आप ले लीजिए।
चीन से अभी तक भारत सरकार ने कहा था कि नहीं, नहीं, बिल्कुल हम सभी की बात कर रहे हैं सर, हम सभी की बात कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और आपने कहा कि हम दरअसल अगर आप देखें सर, तो इस वक्त आप देख लें जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो चर्चाएं तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका मुद्दा तुर्की नहीं है, वो आज भी पाकिस्तान पर ही टिके हुए हैं। हम तो उससे आगे बढ़ गए हैं, हम तो समझ गए कि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन था, है और रहेगा, लेकिन अब तो हमें उन दुश्मनों को चयनित कर लेना है, चिन्हित कर लेना है जो बैकडोर से गेम खेल रहे हैं। अब उनसे हमको फ्रंट फुट पर आकर लड़ने की जरूरत है। पावनी, ये बैकडोर नहीं, ये तो फ्रंट में आके, यहाँ पर तो फ्रंट आ ही गए हैं, अब तो खुलकर आ गए। बिल्कुल, तुर्की, ये इजिप्ट आ गया है, मलेशिया भी सामने आ गया है। तो जब ये लोग इतने अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान के, तो उनको सबक सिखाने के लिए कोई इसमें डिप्लोमेसी मत रखिए, कोई इसमें इफ एंड बट्स होने ही नहीं चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी सर, जो बातें वीएन झा से कह रहे हैं, आप उससे कितना सहमत है? क्योंकि देखिए आज की जो परिस्थिति है वो बहुत क्लियर हो चुके हैं। अब हमें तय करना होगा कि हमारे दोस्तों की श्रेणी में कितने देश हैं और दुश्मनों की श्रेणी में कितने दुश्मन है, खास तौर से ऐसे समय में जब पाकिस्तान के साथ जो अभी बीते दिनों तनाव चल रहा था, उसमें कुछ चेहरे बिल्कुल खुलकर उजागर हो गए हो। प्रफुल्ल बख्शी सर। लावनी जी, आप जो बोल रही हैं वो तो आसमान में लिखा हुआ है, और जो अभी ग्रुप कैप्टन झा बोल रहे थे, मैं 100% उनसे सहमत हूं। और सबसे और एक्स्ट्रा मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सारा का सारा गेम जो टर्की का है, ये अभी से थोड़ी शुरू हुआ है, ये बिफोर और इंडिपेंडेंस टर्की वॉज नॉट विद अस। और उसके बाद 48 में जब पाकिस्तान के हमारे पास लिबरेटर बॉम्बर्स आ गए थे, तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। टर्की ऑफर्ड टू प्रोवाइड सरप्लस बॉम्बर्स फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू पाकिस्तान। एट दैट टाइम दे वर विद देम इन 65 की लड़ाई में, हर बार वो उनके साथ रहे। क्यों? कॉमन रिक्वायर एक थी रीजन, इस्लाम, रेडिकल इस्लाम। टर्की वांट्स टू बिकम द खलीफा ऑफ इस्लाम। एक्चुअली वो ISIS के जो हेड्स हैं, उनसे भी उसकी प्रॉब्लम है, वो करता धरता पूरे इस्लाम का बनना चाहता है। इसलिए वो पाकिस्तान इज ऑलरेडी अ कंट्री जिसने जाके इस्लाम में इस्लामिक कंट्रीज में टेरर फैलाया है। सबसे ज्यादा अगर मुसलमान पाकिस्तान में मारे हैं तो इस्लामिक कंट्रीज में मारे हैं। आप उनके देख लीजिए, जियाउल हक की हिस्ट्री देख लीजिए, परवेज मुशर्रफ की हिस्ट्री देख लीजिए, व्हेन दे वर पोस्टेड देयर एज डिव कमांडर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सऊदी अरेबिया एंड सो मेनी प्लेसेस। कहने का मतलब है टर्की की गेम बिल्कुल क्लियर है, पर एक प्रॉब्लम हमारे को है, जो रैंड कॉर्पोरेशन लिख के दी थी आपको 1995 में। वो प्रॉब्लम पता है क्या है लावनी जी? मैं आपके टेलीविजन में बोल चुका हूं। इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रीन, नेशनल डॉक्ट्रीन हिंदुस्तान ने कभी लिखी नहीं थी। 1947 से लेके 1995 तक जब उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रीन नहीं थी, हर एक लड़ाई बिना डॉक्ट्रीन के हुई है, पार्लियामेंट हिल गई थी। उस टाइम मैं साउथ ब्लॉक में था, जल्दी जल्दी किसी इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, थके हुए कर्नल, ग्रुप कैप्टन वगैरह अपने ट्रेनिंग नोट्स को डॉक्ट्रीन बना के लिख रहे थे। ये गेम है, हम इतने कंफ्यूज्ड हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये नहीं पता देश को कि डॉक्ट्रिन में कि हाँ तेरे द्वारों पर खरा क्रांत सीमापति तूने की पुकार, पर दलित इसे करना पीछे पहले रे मेरा सिर उतार। ये कहने की जगह वो तिजारत आगे कर रहे हैं कि हमें क्या पता, ये कर रहे हैं हमें क्या पता। नोबडी इज इंटरेस्टेड, क्योंकि हम खुशकिस्मत है, हमारे पे कभी जम के अटैक नहीं हुआ जैसे यूक्रेन पे हो रहा है। तो हम जब 10-15 दिन की लड़ाई में टल गए, जो दुनिया को पता नहीं लड़ाई क्या होती है, वो सोचते हैं टेलीविजन पे जो दिखाई जाती है वही लड़ाई है, ये विस्की कॉफी पी के बड़ा टाइम निकाल देते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें पता क्लियर थिंकिंग नहीं है और डॉक्ट्रिन नहीं है। अब पता नहीं डॉक्ट्रिन लिखी गई है कि नहीं है, पर मुझे लगता है कि कम से कम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अभी पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बहुत जल्द पता हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ हद तक बिल्कुल। सर मुझे ब्रेक लेना होगा 20 सेकंड में, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, आप जो कह रहे हैं। ये कहने का बात, अब जो है गवर्नमेंट को ख्याल आ गया है, अब टर्की का गेम आउट हो गया है। टर्की इज नॉट, यूं ही नहीं कि बात में निकल जाएगा। ये टर्की इज आवर नंबर 1 एनिमी, प्लीज टेक इट। इट इज टर्की। सारे मलेशिया जिसको साथ सपोर्ट लिया है,
यानी सीधे तौर पर कह देते हैं ना कि जितने भी मुस्लिम देश हैं अब उनसे समीक्षा, उनसे संबंधों की समीक्षा का वक्त आ गया है। उनसे जब तक हम समीक्षा नहीं करेंगे संबंधों की, तब आगे हमको ये तय करने में मुश्किलें आएंगी कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे पीछे से हम पर वार करने के लिए तैयार है। तो बेहद खास मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे सोमशेखर सर के पास आ रही हूँ। सोमशेखर सर, आपने कहा था कि थोड़ा सा जो परिस्थिति है उसमें हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में आकर थोड़ा रहना चाहिए, लेकिन आपने सभी को सुना। एक बात तो तय है, देखिए हम कब तक ये वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी लेकर चलेंगे। अभी कुछ चीजें जो हमारे सामने हैं, वो कहते हैं ना कि हमने कम से कम पाकिस्तान के मसले में हमने काइनेटिक नॉन काइनेटिक, वो ठीक है, अभी 10 से 15% ही कहा जा रहा है कैपेबिलिटीज इसमें भी दिखाई गई है, लेकिन कम से कम इस तस्वीर ने हमें एक दूसरी तस्वीर को भी तो क्लियर कर दिया है कि ये देश, वो चाहे अजरबैजान हो, तुर्की हो, चीन हो, ऐसे देशों के साथ हमें अपनी पॉलिसीज में चेंज करना होगा और यही सही समय है। अगर अब भी हम ये कह गए कि ठीक है अभी थोड़ा और इंतजार करते हैं, देखते हैं, तो फिर ये भी वही हाल करेंगे हमारा जो पाकिस्तान कर रहा था। हालांकि हमने पाकिस्तान का क्या हाल किया अब दुनिया ने देख लिया है। तो क्या यही सही समय है? जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हम लोगों को जो है इसको रिव्यू करना चाहिए। जो है हमारे जो पीछे से जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन देख के, लेकिन बात यह है कि इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट में जो आर्म्स अवेलेबल है वो तो पाकिस्तान खरीद सकता है। हमको ये चीज बहुत अच्छा सा लगा कि हमारे इंडिया से 2 लाख 2.5 लाख से के करीब जो टूरिस्ट तुर्की में जा रहे हैं, उसमें जो है हमको as citizens, we should stop going to Turkey, and also government should also put some restrictions on the large scale visit to Turkey. That is one area that we can immediately act upon. वो उसमें जो है ऑलरेडी एक इम्पैक्ट मतलब जो होना शुरू हो गया है। तो एक तो ये हो गया। ट्रेड के मामले में हम ये कर सकते हैं कि जहाँ पे नॉन एसेंशियल जो है इंपोर्ट्स है वो हम रिव्यू कर सकता है तुर्की से, सो दैट कैन बी ए मैसेज। और तीसरी बात है कि देखिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि most of the Islamic countries, Islamic organization of Islamic countries जो है, mostly all of them support पाकिस्तान। सब जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इस्लामिक कंट्रीज सारे, सिर्फ तुर्की नहीं है, बाकी भी बहुत सारे कंट्रीज है। आप देखते होंगे बीच बीच में एक स्टेटमेंट आ जाता है ओआईसी से सेइंग कि कश्मीर प्रश्न का हल होना चाहिए। तो ये सारा हमारे सामने का रियलिटीज है, तो रियलिटीज हमको समझना ही पड़ेगा। और ये भी बात है कि हम कितने कंट्रीज के साथ हमारा जो है अभी जो भी डेवलपमेंट्स हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जैसे पाकिस्तान हमने देखा कि तुर्किश ड्रोन्स जो है यूज किया, तो ऐसे चीजों के खिलाफ हम कितना जो एक्शन ले सकता है वो हमको केयरफुली असेस करना पड़ेगा। सो ये है मेरा बात। बिल्कुल केयरफुली तो हमें इसको देखना होगा, ये मंथन तो करना पड़ेगा। लेकिन बंसल सर देखिए, मैं क्यों कह रही हूँ कि ये सही समय है। अभी देखिए कि अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं कि बहुत जल्दी एफएटीएफ की जो अभी फिर से जब मीटिंग्स होने वाली हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान जो पहले 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में था, एक बार फिर से, क्योंकि आज हमारे पास फिर से प्रमाण आ गए, हमारे पास साक्ष्य है, सबूत है, एक बार फिर से भारत की लड़ाई उस रास्ते पर तेज होगी जहां पर हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ले आया जाए। इसके पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान जब ब्लैक लिस्ट में जाने वाला था तो चीन और के साथ तुर्की ने भी इसका सीधा पाकिस्तान का समर्थन किया था। तो मैं इसलिए कह रही हूं कि अगर हमने अभी तुर्की के लिए कोई कदम नहीं उठाया, उसके अगेंस्ट अपनी पॉलिसीज में चेंजेस अगर हम लेकर नहीं आए, तो फिर आने वाले समय में वो परिस्थिति पाकिस्तान को, जैसा कि मैं कह रही हूं, एफएटीएफ में ले जाने के लिए फिर से वो खड़ा हो जाएगा, फिर से एक दुश्मनों की लॉबी बन जाएगी। इसीलिए ये सही समय माना जाए तुर्की के अगेंस्ट भी न्यू पॉलिसी लाने के लिए। एक दबाव की नीति तुर्की के साथ भी शुरू होनी चाहिए। आपका जो सवाल ठीक है और आपके इमोशंस हैं, और मैं सर ये मेरे अकेले के इमोशंस नहीं है, ये देश के, बिल्कुल ये देश की आवाज है। और अभी आपने सुना वीएन झा सर और प्रफुल्ल बख्शी सर भी यही कह रहे थे। सर
let us have the ground reality. जी. This international politics and diplomacy is a very complicated thing, and that our diplomats and our foreign affairs ministries knows it very well. Now you see one thing, you see the attitude of Turkey, not for India, that he was sending drone to Ukraine, he was supporting Russia also, and there was a talk was going on in Istanbul. So now these are the very complicated things. You can't have the enmity or the kind direct fight or war with each and every country. This is the diplomacy which has to be seen, and there are now, America was saying okay, we will not support Ukraine, then they started giving again the weapons to it. So what I want to say कि that let it be left. सर हमें वहां पे क्लियर होना होगा ना कि अमेरिका तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चल रहा है, तो फिर इंडिया को भी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर चलना चाहिए। फिर हमें इसमें क्यों इतना ज्यादा सोचना और समझना और आकलन करना? देखिए उचित है, अभी ये कहा गया है, अभी थोड़ा सा हम ये देखते हैं, जैसे मान लिया अभी बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं, सऊदी अरबिया है, यूएई के अंदर में हमारा टेम्पल भी बना हुआ है, तो वो कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा जो है, अभी कुछ कंट्रीज जो हैं एक बैलेंस बना के चलते हैं। ईरान के साथ में हमारी मित्रता है, लेकिन उनके जो खामनेई ने बहुत पहले कहा था, उन्होंने कश्मीर के बारे में बयान दिया था, तो इससे इसका मतलब ये होता नहीं कि हमने उनके साथ अपने संबंध छोड़ दिए। तो उसमें ये देखना पड़ता है, जब भी कोई ऐसी बात होती है हमको ये देखना पड़ता है, ट्रेड में भी जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमने उनके यहाँ टूरिस्ट नहीं जाएंगे, उनको नुकसान होगा। जो बाकी ट्रेड है उसमें देखना पड़ेगा हमको कितना फायदा उनको, जो अगर हमारा फायदा है, और ये हमको ऐसे लोगों से सावधान रहना है, जो ऐसे कंट्रीज हैं उनसे सावधान जरूर रहना है, लेकिन हमको ये देख के चलना पड़ेगा कि हमारा जो है फायदा नुकसान किस चीज में है। और हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उस बात को भली भांति जानते हैं, कि हमसे ज्यादा जानते हैं कि वो क्या ठीक है, वो ठीक ही करेंगे। देश इतने नेशनलिस्ट हैं सब लोग, तो इसलिए ये बात को हम कोई इसको बहुत बड़ा तूल दें तो वो एक मतलब उचित नहीं होगा। अब हमको ये विश्वास करके चलना, जैसे देश की जनता हमारी सेनाओं पर विश्वास करती है कि वो हमारे देश की सुरक्षा करेंगे, उसी प्रकार से हमें अपनी जो डिप्लोमेसी और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऊपर में पूरा विश्वास है कि वो सब चीज जो देश में होगा उसको लेकर ही चलेंगे। तो इसलिए जो है कोई ये हमको ना वो जो है वो बिल्कुल ठीक करेंगे। और ये कई चीजें ऐसे नहीं होता कि हम तहस में बैठ के गुस्से में आकर इस चीज को कर दिए, यही तो डिप्लोमेसी आती है। तो डिप्लोमेसी बड़ी चीज, डिप्लोमेसी में कहावत है कि डिप्लोमेसी इज समथिंग लाइक दैट they will show you that you are going in heaven and they will send you to the hell। तो वो डिप्लोमेसी बड़ी गजब की चीज होती है, तो उसमें जो वो बिल्कुल अंदर ही अंदर अपने तरीके से करेंगे। डिप्लोमेसी गजब की चीज होती है, और इसीलिए तो डिप्लोमेसी में ही अगर आप देखें तो 2014 के बाद से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। हम इस पर तो, इससे तो हम इनकार कर ही नहीं सकते। और जिस तरह से हमारी विदेशी नीति आक्रामक हुई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो ये मांग हो रही है देश की तरफ से कि अगर आप इतनी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम पॉलिसीज में मल्टी प्रोंग एक्शंस ले रहे हैं, तो व्हाई नॉट विद दीस कंट्रीज। हमने तेल खरीदा, रशिया से तेल खरीदा, बाकी उनके मना करने के बाद भी यूएस के, तो ये देखो ये है डिप्लोमेसी। वीएन झा सर, जो बातें बंसल सर भी अपनी जगह पे ठीक है, वो कह रहे थोड़ा सा नफा नुकसान देख लेते हैं, लेकिन नफा नुकसान हमें यहाँ ये देखना होगा कि अगर हम तुर्की के साथ संबंधों की समीक्षा करेंगे, हमारी जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सोचना तो तुर्की जैसे देशों को पड़ेगा, जिनकी अर्थव्यवस्था ही हमारे से चल रही है, उसका 12% अगर हम दे रहे हैं तो बहुत बड़ा सेक्टर उनका हम कवर कर रहे हैं। तो सोचने की और नफा नुकसान का आकलन तो उन्हें करना होगा। नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट, डिसीजन तो हमें अभी फिलहाल लेना होगा। ठीक है, सेंटीमेंट से नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी आकलन के साथ तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। वीएन झा सर। लावनी, आपके शो पे हम लोग 3 फौजी हैं और एक सोमशेखर जी अकेले जो डिप्लोमेट कह सकते हैं वो हैं। हम लोगों का सोचना थोड़ा सा हार्ड हेडेड होता है, जो कहना चाहते हैं वो फौजी का जो अंदाज है वो होता है। लेकिन देखिए, अगर भारत सरकार आज के दिन में ये डिसाइड कर ले कि हम तुर्की या फिर उसके साथ में जो और 3 देश हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में हमारे बुरे समय में उसके साथ में खड़े हो जाते हैं और उनको सबक सिखाना है, तो ये इंडिविजुअल नहीं होता है, और सिर्फ एक डिपार्टमेंट के थ्रू फॉरेन में एमईए द्वारा नहीं होता है। आप सीसीई की मीटिंग बुलाइए,
प्रधानमंत्री के अंदर में सीसीई की मीटिंग रही, उसमें सिर्फ इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं होते, सारे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बिल्कुल सारे लोग उसमें होते हैं। और फिर आप वो देखिए कि कहां कहां आप चोट पहुंचा सकते हैं। जानते हैं ये जो डिसीजन हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला जाए, सीसीईए की भी मीटिंग हुई थी, पहले सीसीएस की एंड देन फिर सीसीईए की मीटिंग हुई थी। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये जो मैं कह रहा हूं आपको कि आप हिचकिए मत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ध्यान में बिल्कुल सीधा रखे कि जो एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि गवर्नमेंट के सारे एजेंसी बहुत सारे दिमाग लगा के, इंडिविजुअल नहीं, बहुत सारे दिमाग लगा के ये देख लेते हैं कि कहां पे वेयर टू हिट वेयर हर्ट्स द मोस्ट। ये जो एक मंत्र होता है इसको लेके चलें, और कोई कारण नहीं है कि टर्की या मलेशिया या जो बाकी छोटे छोटे देश हैं जो पाकिस्तान के साथ में हर दूसरे दिन में खड़े हो जाते हैं, हर रेडिकल इशू पे खड़े हो जाते हैं, उनको चोट ना पहुंचा सकें। ये गवर्नमेंट का रिजॉल्व होना चाहिए। हाँ, बाकी जो इंडिविजुअल्स जो आपको मिलेंगे कभी, चाहे वो आपको डिप्लोमेट मिल जाए, चाहे कोई एम्बेसी के लोग मिल जाएं, एम्बेसडर मिल जाएं, वो उनकी टंग जो होती है बहुत स्वीट होती है। डिप्लोमेटिक जो टंग, मैं अपनी बेटी को कहता हूँ, वो बॉर्न डिप्लोमेटिक थी, तो वो कभी किसी को हर्ट नहीं करते हैं। ये जो चीज है, ये क्वालिटी जो है, कहीं न कहीं गवर्नमेंट को एक सामंजस्य रखना पड़ेगा कि कहाँ हर्ट करना है। अभी ये समय है, यही समय है, यही समय है, सही समय है। प्रफुल्ल बख्शी सर, योर कमेंट सर। लावनी जी, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अब उसको कमेंट करने क्या करें। प्रोपोर्शनैलिटी नाम की भी कोई चीज होती है, वो प्रोपोर्शनैलिटी बहुत जबरदस्त एक अंडरस्टैंड की बात होती है। हर एक को समानुपाती मात्रा में हर चीज करी जाती है, चाहे बोल रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे रिलेशनशिप है। हमको यहाँ पे भी समानुपाती होना चाहिए। आपका देश का मान और स्वाभिमान भी तो एक चीज होती है। हम तो डिप्लोमेसी चाइना के साथ कब से मनाते आए हैं। आपने हार्शिया देख लिया, 50 साल में उन्होंने आपको कहां से कहां ले आए, स्वीट डिप्लोमेसी से। ये प्रॉब्लम है हमारी उस टाइम थी जब मन में मान स्वाभिमान नहीं होता, हमको अपने देश की शान की कोई बात नहीं होती और इधर उधर की बात करके टालने की कोशिश करते हैं। ये हाशिया होता है। यू हैव टू हैव वन, और ये एक पॉलिसी में आएगा कि मान सम्मान अपनी कंट्री का सबसे ऊपर होना चाहिए। ये बच्चे को नजर आ रहा है टर्की क्या कर रहा है आपके साथ में, इसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है। हाँ, टर्की को आप जब प्रेशर डालेंगे बिजनेस का, उसके डील्स का, उसको सोचना पड़ेगा। अगर सोचने के बाद वो सही रास्ते में आ जाता है, वेरी गुड, पर सही रास्ते पे नहीं आता, आई एम वेरी सॉरी, कोई जरूरी नहीं है, पर सही रास्ते पे आना बड़ा मुश्किल है। सही रास्ते पर आना जरूरी है, और अगर सही रास्ते पर नहीं आए तो भारत आज उस जगह पर आ चुका है जो सही रास्ते पर आसानी से ला भी सकता है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी ने हमें बिल्कुल समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी, क्योंकि आप लोगों की राय, आप लोगों की बातें हमारे दर्शकों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसे समय में जब पाकिस्तान को हमने उसकी असली औकात याद दिला दी है, तो अब वक्त आ गया है कि उन देशों को भी जिन्होंने पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान से हमारी जो आतंक के विरुद्ध लड़ाई थी, उस लड़ाई में पाकिस्तान को खाद पानी देने का काम किया था, तो अब उन देशों के साथ भी हमें क्या करना चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये हमें और आपको सबको मिलकर तय करना ही होगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।